नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग आज बात करेंगे गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती फ्रंट पे जो कांग्रेस की अधिवेशन हो रही है। यूं तो मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं, उसके साथ वक्फ संशोधन अधिनियम गैजेट हो गया, मतलब आज से देश में लागू हो गया। और तीसरी एक खबर जो बुरी खबर है एक तरह से, कि सऊदी अरब में हज पर आने के लिए एक निर्धारित तिथि तक भारत सहित अन्य 13 देशों पर के आगमन पर वीजा पे रोक लगा दी है। और इन पर क्यों रोक लगा है, अधिनियम पास हुआ तो क्या होगा, और गुजरात अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पे कांग्रेस के अधिवेशन से क्या निकलने जा रहा है, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत कुमार सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। सर धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। सर, कल जैसा हम लोगों ने कल भी बनाया था वीडियो और बताया था कि कांग्रेस के बीजेपी का कांग्रेस हेडक्वार्टर का सदाकत आश्रम जो पटना में है, वहां पर किस तरह से कांग्रेसी आपस में मारपीट लत्तम तो क्या नहीं किया। वहां से निकलकर राहुल गांधी आज पहुंच चुके हैं अहमदाबाद। मीडिया में खबरें प्लांट की गई है कि प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है कि कांग्रेस कभी मंथन करती भी है क्या? 14 में हारने पर AK एंटोनी की कमेटी बनी थी, उसमें बताया गया था कि मुस्लिमों की तरफ झुकाव के कारण लोग हमें नहीं मानते। तो फलस्वरूप हम लोगों ने देखा कि सॉफ्ट हिंदुत्व मंदिर मंदिर जाने की ट्रेनिंग ली गई और राहुल गांधी करते दिखे। लेकिन उदयपुर के भी रैली में बहुत कुछ फैसले हुए थे। तो कांग्रेस में अधिवेशन एग्जिस्ट करता है क्या? ये पार्टी में किसी की विचारें चलती भी हैं क्या? ये तो पार्टी है, वो परिवार की पार्टी है जो कहती है। जो मेरा अपना आकलन है कि कांग्रेस के अंदर ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बाद जितने लोग हैं सब उनके एक कंपनी के एम्प्लॉय के तरह हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है? नाउ फ्लोर इज योर्स। हाँ बिल्कुल सर, बात तो सही है कि ये पार्टी जो है एक राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। एक कहा जाए कि ये तो परिवार की अपना निजी जागीर है, निजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है, टेक्निकली इसको पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है क्योंकि हमारे संविधान में कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है कि एक परिवार की मालिकाना हक में चलने वाली पार्टी को हम राजनीतिक पार्टी नहीं कह सकते। इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है सर संविधान में। तो इस चीजों का फायदा उठाया जाता है। जैसे संविधान में यह व्यवस्था नहीं है कि कोई चीफ मिनिस्टर जेल जाएगा तो उसको रिजाइन करना ही पड़ेगा, तो जेल में रहकर भी रिजाइन नहीं किया। तो उस तरह से बहुत सी चीजों को फायदा उठाते हुए लोग अपना काम करते रहते हैं। एक चीज तो ये हो गई सर। दूसरी चीज की अधिवेशन पर जो आपने बात कही बिल्कुल सही है। अधिवेशन होने और ना होने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लोग जैसे कह रहे हैं कि इस अधिवेशन से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, कार्यकर्ता सक्रिय होंगे, पार्टी को एक जीवंत करने का एक जज्बा जगाया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन इस अधिवेशन में कुछ कुल मिला के क्या इसका आउटकम है, क्या रणनीति बन रही है, मेन चीज तो ये है। तो आप इस चीज पर ध्यान दें तो क्या है सर, आपने बताया कि सॉफ्ट हिंदुत्व राहुल गांधी ने अपनाया था, मंदिर मंदिर घूमते रहे, कुर्ता के ऊपर जनेऊ डाल लिए और वो पूरा मजाक का भी विषय बन गए थे। तो वो AK एंटोनी जी के रिपोर्ट पर हुआ था कि तुष्टीकरण कुछ ज्यादा ही चिपक गया है कांग्रेस के बॉडी पर। लेकिन अब ठीक उल्टा राहुल गांधी जी ने इस अधिवेशन में 2 दिन का ये प्रोग्राम है। आज तो केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई और कल अधिवेशन होगा। तो इसमें राहुल गांधी ने 2 चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कह दी। एक तो उन्होंने तौबा कर लिया सॉफ्ट हिंदुत्व से इनडायरेक्टली,
यानी कहने का मतलब उन्होंने कह दिया कि तुष्टीकरण का जो आरोप लगता है, अल्पसंख्यकों के प्रति झुकाव का जो आरोप लगता है, उससे घबराना नहीं है, उससे विचलित नहीं होना है, उस पर डट कर अडिग रहना है। तो इसका मतलब उन्होंने मैसेज दे दिया कि वो तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति पर कायम रहेंगे और ज्यादा एग्रेसिव रहेंगे। अब ये भले ही अखिलेश यादव के सपा और लालू जी की राजद की चिंता में डाल दे, वो एक अलग विषय है, कभी उस पर हम लोग अलग से चर्चा कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल जी ने बोला, वो सपा और राजद के लिए एक मतलब खतरे की घंटी भी हो सकती है। तो लेकिन उन्होंने एक तरह से तौबा कर लिया कि हम सॉफ्ट हिंदुत्व पर नहीं चलने वाले हैं, हम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति पर चलेंगे, चलते रहे हैं, चलेंगे आगे भी, और ज्यादा आक्रामक रूप से। एक चीज, दूसरी चीज उन्होंने जो कही बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा ध्यान देने योग्य बात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी तक दलित और अल्पसंख्यक और ब्राह्मण इसमें उलझी रही और पिछड़ी जातियां यानी ओबीसी हमसे दूर भाग गया। तो कहने का मतलब कि जो आपने हमने सबने देखा सर, कि पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में जातीय कार्ड खेलने का खूब कोशिश किया गया। उस चीज को राहुल गांधी जी के दिमाग में अभी वो चीज है, और इनको लग रहा है कि एक तरफ तो तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति के तहत हम अल्पसंख्यक वोट बैंक को सॉलिड रखेंगे, कंसोलिडेटेड रखेंगे, और दूसरी तरफ हिंदू में जातियों के आधार पर हम विभाजन की स्थिति पैदा करेंगे, एक दूसरे से लड़ाएंगे, और वो विभाजित होंगे तो उसमें से जो एक सेक्शन निकलकर हमारे साथ आएगा, उसको और ये तुष्टीकरण वाले वोट बैंक के को जोड़कर हम सत्ता में आ सकते हैं। ये एक समीकरण, एक गणित, उनका चुनाव राजनीतिक गणित वो गढ़ रहे हैं। ये इन सब चीजों से एकदम स्पष्ट हो गया है। तो यहाँ ये रणनीति है, बाकी और कोई रणनीति नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं कि जो भाजपा की सरकारें होती थी, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, चाहे मोदी जी की सरकार हो, वो विकास के मायने में इतनी तेज कदम उठाती हैं, इतनी ज्यादा तेजी से चलती हैं, इतनी ज्यादा वो परफॉर्मेंस दिखा देती हैं कि उनके सामने कांग्रेस की सारी उपलब्धियां बौना साबित होती हैं। तो इसलिए उन विषयों को टच करना कांग्रेस के हित में नहीं है, उस पर ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि ये इन लोगों के जीन में, कैरेक्टर में भ्रष्टाचार और निकम्मापन दोनों बहुत ज्यादा रहा है। तो इसलिए उन सब चीजों को टच नहीं करना है, विभाजनकारी या समाज को विभाजित करके अपनी चुनावी रणनीति तय करना है, राजनीतिक रोटी सेकना है। इन सब चीजों पर बकायदा ये लोग खूब अच्छी तरह मंथन कर रहे हैं। भले ही उसका नाम इन्होंने बहुत कुछ दिया है, जैसे न्याय पथ का थीम इसमें दिया है इस अधिवेशन का, और सरदार पटेल जी को भी इस बार पोस्टर में दिखाया गया है। इन लोगों के पास मजबूरी आ गई है सरदार पटेल जी का नाम लेने की। जिस सरदार पटेल जी के अंतिम संस्कार में जाने के लिए किसी को इजाजत नहीं दिया गया था, मना किया जा रहा था कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे, कोई गवर्नर नहीं जाएंगे, कोई अफसर नहीं जाएंगे, उनको हिदायत दी जाती थी। और जिस सरदार पटेल जी को दिल्ली में सम्मान नहीं दिया गया, कहीं सम्मान नहीं दिया जाता था, जब मोदी जी ने उनका सरदार सरोवर और उनकी इतनी बड़ी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, तब इन लोगों की एक मजबूरी आन पड़ी है कि सरदार पटेल जी को भी अपने पोस्टर में दिखाने की बाध्यता इनके सामने आ गई है सर। जी, आपने बहुत सही कहा, लेकिन एक बात जो आपने कहा कि वो हंसी मजाक के पात्र बन गए थे, बन गए नहीं थे, वो खुद मौका देते हैं। कल ही पटना में तो उन्होंने सबको ऑर्थोपेडिक सर्जन बना रहे थे, स्किल वाले। तो राहुल बिल्कुल। गांधी बन नहीं गए थे, वो अब तक वही हैं, और हास्य के पात्र वो अपने जुबान से होते हैं। कोई हम लोग तो उठा के उनके उससे बुलवाते नहीं हैं, या तो उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको जोकर बना कर रखना चाहते हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण, प्रियंका गांधी आज दिखी नहीं वहां, गई भी हैं कि नहीं गई हैं। वक्त की बात आई थी, क्योंकि आज वक्त कानून बन गया, आज गैजेट का हिस्सा हो गया, और भारतीय कानून के रूप में वक्त संशोधन अधिनियम लागू हो गया। वक्त संशोधन अधिनियम लागू हो गया, और वक्त के इस नियम के खिलाफ
15 पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और आज भारत केंद्र सरकार ने कैविएट फाइल कर दी है कि इनको सुनने के पहले हमारे पक्ष को भी सुना जाए, जो कैविएट का मतलब होता है। और संभवतः जो आशा की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा तो है नहीं हमारा कि सुनेगा नहीं, वो तो 100% सुनेगा, केवल थोड़ा सा दिखावे के लिए दिस दैट करके सुनवाई तो वो पूरी करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट के लक्षण है वो हम लोगों ने देखा है। सर सब अब कानून तो बन गया। राहुल गांधी अधिवेशन में बोल रहे हैं कि हम इनके साथ मजबूती से खड़ा रहेंगे, लेकिन जब वक्त के समय बोलने का समय आया तो भाई बहन दोनों संसद से गायब थे। तो ये जो दोहरे रवैये हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? और इसी में एक सवाल और, कांग्रेस के पास तो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, तो वक्त जो अधिनियम बना है इसके खिलाफ इंटरनेशनल कानून लॉ कोर्ट में जाए। अब मानवाधिकार का ये लोग ना तमाशा खेलते थे, अब इंटरनेशनल कोर्ट में जाके खड़े हों या वहीं लड़ेंगे जहां पर खाली इनकी सेटिंग चलती थी? जी सर। सर इसमें एक चीज है कि एक तो आपने सवाल किया भाई बहन, तो राहुल जी और प्रियंका जी दोनों की राजनीति केरल से भी जुड़ गई है। पहले राहुल जी वहां से सांसद थे, अभी प्रियंका जी वहां से सांसद हैं, और पता नहीं कब फिर राहुल जी को भागकर वहां जाना पड़े अगली बार। तो इसलिए केरल में जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज है उनकी जो जमीन हड़प हुई है ये वक्फ माफिया के द्वारा, तो उसके चलते ये दोनों भाई बहन के मुंह पर टेप लग गया था। इनकी मजबूरी बन गई थी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी नाराज ना हो केरल की। केरल में अच्छी खासी संख्या है उनकी, 21% से ज्यादा है। तो इसलिए ये दोनों रणनीतिक रूप से चुप्पी साध लिए, लेकिन अपने पार्टी के बाकी लोगों को आगे किया कि वो लोग इस पर बोलें। एक चीज। दूसरी चीज की वक्फ पर जो इन लोगों का बोलने का मकसद था, तमाम पार्टियों को, जैसे राजद के मनोज झा, सपा के भी बहुत सारे लोग, और कांग्रेस के बहुत सारे, इमरान प्रतापगढ़ी और फलाना ढेकाना बहुत सारे हैं, उवैसी। सर मैं अभी सुन रहा था एक जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन है मोहतरमा मैडम, वो उनका नाम मैं भूल गया। सर वो बता रही हैं कि कुछ महीने वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों को पैसे, तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे, और मोदी जी के वक्फ से जो कानून बना है उससे वो बोल रही हैं कि हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि हम उनको तनख्वाह भी दे सकते हैं, और उनसे इतना ज्यादा पैसा जनरेट होगा कि उससे गरीब मुसलमानों का बहुत भला किया जा सकता है। और बोलते बोलते वो ये भी बोल गई कि करोड़ों रुपए या उससे भी ज्यादा की वक्फ पर कुंडली मारकर उवैसी बैठा हुआ है हैदराबाद में वक्फ की प्रॉपर्टी पर। और वो बोली कि पूरे देश में इस तरह की जांच हो तो वक्फ पर कुंडली मारकर बैठने वाले वक्फ की प्रॉपर्टी पर बहुत सारे माफिया मिल जाएंगे। तो एक चीज है सर कि आपने एक बार और बहुत कई बार आपने कहा है कि आपदा में अवसर, तो मोदी जी को ये भी एक आपदा में अवसर है कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में परत दर परत, परत दर परत खुलेगी कलई, 15 पिटीशन फाइल हुए हैं। सब लोग एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में, तुष्टीकरण की वो राजनीति बस के तहत, फिर तो सब लोग कूद कूद कर गए हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट में कि हम आगे तो हम आगे, तुष्टीकरण में हम भी आगे। तो ये सारे लोग, लेकिन सारे लोगों की कलई खुलेगी कि वक्फ में किसने कितना घोटाला किया है, किसने कितना इसका संपत्ति हड़पा है और कितना कमाई किया है, ये सारी चीजें खुलेगी। तो जनता भी, देश की आम आवाम भी अवाक रह जाएगी कि बाप रे बाप इसके तहत क्या हो रहा था। जी जी, आपने बहुत सही कहा। आज अभी तक अखिलेश नहीं पहुंचे थे, लेकिन आज वो भी पहुंच गए। और सिर्फ बिल्कुल ये कि मुस्लिम वोट पर कहीं राहुल गांधी का कब्जा हो जाए, तो अपना हक उस पर बनाने के लिए। और राहुल गांधी का आज का बयान भी वही है, जबकि वक्त आता है तो ये कोई नहीं साथ खड़े होते हैं, लेकिन वोट सबको चाहिए। ये तो कोई मुस्लिम का सिर्फ चिंतक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सारे खेल होते हैं। अब देखिए, सऊदी अरब
मक्का जहाँ तक जाते हैं, ये मक्का मदीना हज करने के लिए, सऊदी अरब में पिछली बार जो वहाँ हज के दौरान घटनाएं घटी थी, जिसमें 1200-1300 लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उससे सबक लेते हुए उन्होंने भारत सहित 13 अन्य और देश, यानी कुल 14 देशों के लोगों को वीजा देने ही से मना कर दिया है। और उनका साफ मानना है कि ये आते हैं हज के बहाने, फिर वापस ही नहीं जाते हैं, यहाँ पर रहकर गंदगी फैलाते हैं। और आपको भी बताऊं कि आज 18,000 लोगों को उसने गिरफ्तार भी किया है जो इलीगल रूप से वहां रह रहे हैं। अब ये बताइए कि हज सिर्फ इनके लिए पाक मुकद्दस क्या कहते हैं, ये अपने में हम लोग जो ये पवित्र कहते हैं, इनके उनको वहां भी जाने से रोक लगा दिया है। लेकिन ये कन्वर्टेड मुसलमान कभी फिलिस्तीन चिल्लाता है संसद में, लेकिन लेता है ना पब्लिक के लिए रोड पर खड़े होकर। कराची में बारिश होता है तो भारत में छतरी लेके खड़ा हो जाता है। इनको कब समझ में आएगा कि तुम्हारे दादा के परदादा का नाम निकाला जाए तो कम वक्त हिंदू निकलेगा। 90% तो कन्वर्टेड मुस्लिम है यहाँ, लेकिन इनकी दीवानगी या कहिए अशिक्षा क्या है। टोटल आपका आखिरी कमेंट होगा और पूरी बात को रखिए। जी बिल्कुल सर, एक एक लाइन मैं पहले ये बोल दूं कि वक्फ बोर्ड में जो है उसको इस तरह से भड़काया गया कि आज मुर्शिदाबाद में हिंसक प्रदर्शन हुआ और बहुत ज्यादा हिंसा भी हुई। तो इस तरह से टीएमसी और अन्य दलों, वामपंथी दलों का जो इस तरह का नकारात्मक रवैया है, इससे जो सामान्य वर्ग है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वक्फ माफिया और वक्फ कानून उनके लिए क्या है। तो उस आधार पर वो तुष्टिकरण के तहत ये हिंसा भी भड़का रहे हैं इस देश में। अब इससे भी लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। अब आते हैं सर हज की बात। ये 14 देश जो हैं, ये 2-3 बातें इसमें बहुत उल्लेखनीय हैं। 57 देश हैं या उससे भी ज्यादा हैं मुस्लिम कंट्रीज, और इसके अलावा अन्य बहुत सारे देशों में भी मुस्लिम रहते हैं, और सिर्फ 14 देशों के मुस्लिम पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब समझने की, इसका निहितार्थ समझने की जरूरत है। ये लोग अराजक स्थिति पैदा करते हैं, इसलिए सऊदी अरब ने रोक लगाया है। जहां जाते हैं फ्रॉड करते हैं, वीजा लेते हैं किसी और नाम पर और चले जाते हैं हज में। अगर टूरिस्ट वीजा लिया है और चले जाते हैं हज करने, अगर व्यवसायिक वीजा लिया है तो चले जाते हैं हज में और फुल फैमिली को लेकर चले जाते हैं, और इससे वहां की जो प्लानिंग है वो गड़बड़ा जाती है। तो ये जो एक चीटिंग, एक फ्रॉड, ये एक धोखाबाजी, ये सब चीजों से भी त्रस्त है वहां की सरकार या वहां के क्राउन प्रिंस। इसके अलावा आपने सही कहा कि इन लोगों की स्थिति उनके नजर में क्या है, दोयम दर्जे का। इनको कभी भी प्रथम श्रेणी का इस्लामिक नागरिक नहीं माना जाता है, ये हमेशा दोयम दर्जे का इस्लामिक नागरिक माने जाते हैं। लेकिन फिर भी इस्लामिक नागरिक नहीं, मुसलमान वो मानते ही नहीं है इनको प्रथम से। मानते ही नहीं है सही ढंग से, बिल्कुल सही बात है सर। फिर भी इनको क्या है कि सबसे ज्यादा उतावलापन, सबसे ज्यादा आक्रामक और सबसे ज्यादा उथल पुथल करने के लिए यही लोग व्याकुल रहते हैं। और इस तरह से जब तक इन लोगों को इस तरह की भावना, इस तरह की शिक्षा अपने अंदर नहीं डालेंगे, अपने आप को नहीं काउंसलिंग करेंगे, अपने आप को नहीं समझाएंगे कि हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, हमारा क्या इस पर होना चाहिए, तब तक ये इसी तरह की अराजक स्थिति पैदा करेंगे। तो ना ये अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ठीक है और ना ही बाहरी जगत में इनको कोई सम्मान मिलने वाला है। जी जी, आपने ये बात कही, मैं भी मैंने इसको देख रहा था, तो मैं कारण, चूंकि भारत का कोटा 1,75,000 का है, इतने लोगों को ये हज के लिए भेजा जाता है, जिस पर जो भी सरकारें अपना देना होता है, लेना होता है। भारत का कोटा बढ़वाया, लेकिन कहा तो बताया ना आपको, 18,000 गिरफ्तार किए गए हैं। और उसने तिथि दिया है कि इस तिथि तक यहाँ से चले जाओ, अभी भी वहां बहुत लोग हैं। उसने धमकी दी है, अन्यथा कड़े कानून। चूंकि किसी भी देश में अगर 2,000, 4,000, 5,000 लोग मर जाए किसी में, तो देश के लिए चिंता की बात होती है। और इनके गलत हरकत
सबसे बड़ी समस्या रही है इन लोगों के लिए। अब हम लोग देखें ना, अफगानिस्तान में कौन से कौन है हिंदू है, सब मुस्लिम ही है ना। सिरिया में कौन था, बिल्कुल, अमन में कौन है। ये इनकी बिल्कुल, फितरत कुछ ऐसी है कि ये आपस में भी, और 100 लोगों को रख दीजिएगा ना, यहाँ वहां भी मारपीट करेंगे। इनके अंदर हिंसा कुछ इस तरह से क्या कहा जाए, कूट-कूट प्रस्फुटित कर होती भर दी रहती गई है। है। हाँ, प्रस्फुटन होते रहता है लावा की तरह, कि ये कहीं शांति से रहना ही नहीं जानते। अब वक्त एक्ट किसी राज्य के बस का चीज नहीं है। जम्मू कश्मीर में चिल्ला रहा था, जबकि उसके स्पीकर ने कहा कि भाई इससे आपको कोई फायदा ही नहीं है, यहाँ पर हम क्या रेजोल्यूशन पास करें। लेकिन क्या है ना कि एक उन्माद, ये बात पीछे दीन की बात लाते हैं। तो दीन की बात आएगी तो सरिया की बात आएगी। तो सरिया चाहते हो तो पूरा सरिया चाहो ना। अगर सरिया यहाँ लागू होता तो हमको लगता है कि जो 20-22 करोड़ मुसलमान कहता है कि मैं हूँ, उसमें 15 करोड़ के तो हाथ कट दिए गए होते, और बहुत सारे अंक काट दिए गए होते। जिस तरह से आपके केस मिलते हैं, हर अपराध के पीछे तो आप ही खड़े मिलते हैं। मेजोरिटी आपका जो पॉपुलेशन है वो अपराधी है, साफ दिखता है। आप हमारे रामनवमी पर आप पत्थर चलाते हो, लेकिन आपके मुहर्रम में हम तो कभी नहीं चलाते, क्योंकि आप ही लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करके तमाशा करते हो। एक आध जगह लोग रिएक्शनरी आते हैं, लेकिन स्वाब का हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन वही है, अब इसके बावजूद ये लोग सबक लेंगे या नहीं लेंगे। और सबसे मजेदार कल का भी दिन रहेगा कि कांग्रेस क्या नौटंकी, या राहुल गांधी क्या बोलते हैं, क्या वाकई कल प्रियंका गांधी वहां पहुंचकर उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। समय तो था कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण पे वो अपना मेन टारगेट बना ली है, खैर उनकी पार्टी वो जाने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम किसी और मुद्दे के साथ आपसे बात करेंगे। और दिल्ली का एक बहुत कुछ चल रहा है, एक दिन आपके साथ दिल्ली पे भी डिस्कस करूंगा, अगर संभव हुआ तो कल ही करूंगा। क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कुछ कुछ बयान देने की, इसके अलावा कुछ नहीं। और लेकिन रोज वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो खैर, कल फिर आपसे बात करूंगा इसी समय। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट हमेशा जो हम करते हैं इनमें, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक भेजिए। उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इसको सब्सक्राइब करें। और आपको कोई हमारी किसी बात पर आपको कोई सलाह देना है, या आपको लगता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, तो हमको आप सही कर सकते हैं। कमेंट भी कीजिए, हम आपके कमेंट का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।